हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेईई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होता है कि सर प्लेट गर्डर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये प्लेट गर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि सर प्लेट गर्डर क्या होता है। हमारे पास प्लेट गर्डर आपके पास एक बिल्ट अप सेक्शन होता है। कैसा सेक्शन होता है सर आपके पास? ये बिल्ट अप सेक्शन होता है। अब आप सभी जानोगे कि सर ये बिल्ट अप सेक्शन कौन सा होता है। बिल्ट अप सेक्शंस आपके पास वो सेक्शन होता है जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है सर? इट इज द कॉम्बिनेशन टू और मोर एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो सकता है सर? इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द मेड ऑफ, इट इज द मेड ऑफ वन और मोर, एक और इससे ज्यादा, वन और मोर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर? आपका बिल्ट अप सेक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्लेट गर्डर है, प्लेट गर्डर भी क्या है? आपके पास एक प्रकार का बिल्ट अप सेक्शन है। क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, पर क्वेश्चंस को कवर करने से पहले हम हल्का सा अपना कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं आपके किसके प्लेट गर्डर की, तो सबसे पहला आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस बनता है कि सर व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर। जब भी हम बात करते हैं आपके प्लेट गर्डर की, तो प्लेट गर्डर को हम एज ए आई बीम की तरह डिजाइन करते हैं, यानी कि आई सेक्शंस की तरह डिजाइन करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम्स में दिखाऊं, आपको मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या है? हमारे पास एक प्रकार का आई सेक्शन ही तो दिखाई दे रहा है आपके पास। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर? आई सेक्शंस। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा इसको भाई मैं हैवी कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। कुछ इस तरह का है आपके पास सेक्शंस, कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये क्या है सर मेरे पास? यहाँ पर ये आई सेक्शन ही तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? दैट इज आई सेक्शन। ये मैं बनाऊंगा भी आपको। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको ये 3D में दिखाई दे रहा होगा। इस 3D से हम इसको बाहर भी आएंगे। अगर मैं इसको एक्चुअल में देखना चाहूँ आपके एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा सर? इस तरह से दिखाई देगा। आई सेक्शंस आपने सभी देखा होगा सर, ये आई होता है। आई सेक्शंस में क्या होता है सर? आपके पास दो फ्लैंज होते हैं और एक आपके पास वेब होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो फ्लैंज है आपके टॉप में और बॉटम में क्या है सर? आपका फ्लैंज है। बिल्कुल है सर, फ्लैंज। तो इस फ्लैंज को अगर मैं 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ 3D में मैं इस तरह से दिखाऊंगा इसको। बिल्कुल सर, इस तरह से आप दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी कुछ ये हल्का सा ऐसा जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से जाएगा। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये वेब सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक सिलेंडर मेंबर की तरह दिखाई दे रहा है। अब जो आपका ये सिलेंडर मेंबर है जो आपका वर्टिकली है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? वेब बोलते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? आपका वेब बोला जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो सर हमारे पास कंप्रेशन है और एक हमारे पास क्या है सर? सॉरी, दो हमारे पास फ्लैंज है और एक हमारे पास सर वेब है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सर, ये मेरे पास क्या है? दैट इज फ्लैंज है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FLANGE। ये सर मेरे पास फ्लैंज है और ये भी मेरे पास सर फ्लैंज है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये मेरे पास सर हो गया टॉप फ्लैंज हो गया आपके पास। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया सर बॉटम फ्लैंज हो गया है। ठीक है, बॉटम फ्लैंज हो गया है। क्लियर? अभी बताऊंगा, बिल्कुल आप समझिएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया सर? ये आपके पास वेब हो गया है। ठीक है, अब मेरे पास ये आई सेक्शंस बन गया है। अगर मुझे इस आई सेक्शंस को दो एक्सिस में डिवाइड करना है, तो उस एक्सिस को क्या नाम दूंगा था सर? मैं उस एक्सिस को मैं न्यूट्रल एक्सिस नाम दूंगा। क्या नाम देंगे सर? हम न्यूट्रल एक्सिस नाम देंगे। न्यूट्रल एक्सिस आपकी वो एक्सिस होती है जहां पर आपका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मीट करते हैं और आपके सेक्शंस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? अब न्यूट्रल एक्सिस के अबव पार्ट आपका कंप्रेशन रहता है। तो क्या मैं इस टॉप फ्लैंज को कंप्रेशन टॉप फ्लैंज बोल सकता हूं? बोल सकते हैं सर आप। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं आपके ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, जिसको मैंने बॉटम फ्लैंज बोला, तो क्या मैं इसको आपके पास एज ए बॉटम फ्लैंज टेंशन बोल सकता हूं? बोल सकते हैं सर आप, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये अबव पोर्शन है, ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन की बात। ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका?
ये सर आपका कंप्रेशन हुआ है। कौन सा हुआ सर आपके पास, ये कंप्रेशन हो गया है, ये वाला जोन, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला भाई, ये वाला पोर्शंस। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं इसके पूरे के पूरे, ऐसा नहीं कि मैं यही बता रहा हूं, ये वाला भी आपका क्या होगा सर, ये वाला भी आपका टोटल कंप्रेशन में जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन में जाएगा। बट जब मैं इसके बात करता हूँ न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शंस की, तो न्यूट्रल एक्सिस के पोर्शंस में हमारे इसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में जा रहा है सर आपका, ये टेंशन में जा रहा है, ठीक है, ये किस में जा रहा है सर आपका, टेंशन में जा रहा है। अब क्या होता है कभी कभी कि जो आपका ये वेब पोर्शंस होता है ना, ये वेब पोर्शंस क्या करता है सर, आपकी यहाँ पर बकलिंग का क्राइटेरिया आना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है सर, यहाँ पर आपके पास आपका सेक्शंस बकल होने शुरू हो जाता है। और बकल कब होगा, जब हमारे पास सर डेप्थ ऑफ द वेब क्या होगा सर, ज्यादा होगा, ठीक है। बकलिंग कब आएगी, जब डेप्थ ऑफ द वेब ज्यादा होगा। क्लियर है। अगर आपका डेप्थ ऑफ वेब 750 से कम है, 750 mm से कम है, तो उस कंडीशन में हम उसको शैलो प्लेट गर्डर बोलेंगे। देखिएगा यहाँ पर कि अगर इफ आपके पास क्या है, डेप्थ इज लेस देन 750 mm, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, शैलो प्लेट गर्डर बोलेंगे। कौन सा गर्डर बोलेंगे सर, शैलो प्लेट गर्डर, ठीक है। और अगर सर आपके पास क्या हो, अगर सर मेरे पास इफ डेप्थ क्या हो जाए सर, एक्सीड कर जाए 750 mm से, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे सर, हम उसको सर बोला जाएगा आपका डीप प्लेट गर्डर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डीप प्लेट गर्डर बोला जाएगा। क्लियर है, इतना आपको ध्यान आ गया। अब कभी कभी क्या होता है सर कि आपके वेब में यहाँ पे बकलिंग का क्राइटेरिया आ जाता है। क्या आ जाता है सर, यहाँ पर बकलिंग आ जाती है, ठीक है। अब ये कौन सी बकलिंग होती है आपके पास, लोकल बकलिंग होती है। इसको आप लोकल बकलिंग, यानी कि आपका जो वेब सेक्शन है वो क्या करना शुरू हो जाता है, बकल होना शुरू हो जाता है। जब बकलिंग होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं सर, टू। अब देखिएगा इस बकलिंग को क्या करना है सर, मुझे अवॉइड करना है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर टू प्रोवाइड दी स्टीफनर, टू प्रोवाइड दी स्टीफनर प्रोवाइड करूंगा। किसको प्रोवाइड करेंगे, स्टीफनर्स प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो स्टीफनर्स होंगे आपके पास, कुछ वर्टिकल स्टीफनर्स भी हो सकते हैं और कुछ हमारे पास हॉरिजेंटल स्टीफनर भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ हॉरिजेंटल होंगे, ठीक है, और कुछ आपके पास वर्टिकल स्टीफनर्स होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये क्या है, मेरे पास कुछ इस तरह के स्टीफनर हुए हैं, ये वाले स्टीफनर हुए हैं आपके पास कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये कौन से स्टीफनर हुए सर, आपके पास वर्टिकल स्टीफनर हुए हैं। तो इसको आप यहाँ पर अगर दिखाओगे सर, ये क्या है सर, मेरे पास वर्टिकल स्टीफनर है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सर ये क्या हुए सर, आपके पास वर्टिकल स्टीफनर हुए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये वाले स्टीफनर कौन से स्टीफनर है सर, ये आपके पास वर्टिकल स्टीफनर है। अब वर्टिकल स्टीफनर्स भी प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी हम क्या करते हैं सर, वहां पर हॉरिजेंटल स्टीफनर भी प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या है सर आपके पास, दैट इज हॉरिजेंटल स्टीफनर है। तो इनको भी आप लिख सकते हैं सर, ये क्या हमारे पास, दैट इज हॉरिजेंटल स्टीफनर है, ठीक है। तो यही आपको है। अब यहाँ पे इनके फंक्शंस भी बताएंगे कि सर हम हॉरिजॉन्टल स्टीफनर क्यों प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्टीफनर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अभी आप सिर्फ आप इतना समझिएगा जितना आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका कुछ स्टीफनर्स आपके पास कैसे हैं सर, कुछ इंटरमीडिएट स्टीफनर है। अगर मैं बात करता हूँ इस स्टीफनर की, तो इस स्टीफनर को नाम देंगे हम इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर, ठीक है। अगर बात करते हैं ये, अब जो आपके पास ये एंड पे लगे हैं, ये जो वाला स्टीफनर लगा है इसको मैं एंड स्टीफनर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, जो बिल्कुल सपोर्ट पे लगे होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एंड स्टीफनर के साथ साथ कुछ स्टीफनर ऐसे भी कनेक्टेड होते हैं कि जहां पर आपका क्या लग रहा हो, लोड लग रहा हो। सपोज कीजिएगा मेरा इस पॉइंट पे लोड लग रहा है इस स्टीफनर्स पर, तो ये जो इस लोड आ रहा होगा इस स्लैब के ऊपर, इस स्लैब से कहां पे ट्रांसफर होगा, कॉलम के ऊपर ट्रांसफर होगा, यानी इसके वेब आई सेक्शन पे ट्रांसफर होगा। अब आई सेक्शन पे मैंने क्या लगाया है सर, आपका एक स्टीफनर्स प्रोवाइड किया है। ये स्टीफनर कैसा है सर, मेरे पास आपके पास एक वर्टिकली है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एंड बेरिंग स्टीफनर्स। कौन सा स्टीफनर्स हो गया सर, आपका एंड बेरिंग स्टीफनर हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने,
जब भी हम बात करेंगे आपके किसकी, एंड स्टिफनर की या एंड बेरिंग स्टिफनर्स की, तो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, आपके एंड सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर्स की, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, आपका मिड स्पैन पे प्रोवाइड किया जाता है। ये तीनों टाइप्स किसकी है सर हमारे पास, ये वर्टिकल स्टिफनर्स की टाइप है। क्लियर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुछ आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिएगा, ये बनाए हैं हमने, ये वाले हैं, कुछ ये वाले हैं आपके पास, और कुछ ये वाले हैं सर, और कुछ आपके पास ये वाले हैं। तो दोनों किस तरह के स्टिफनर्स हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये यहाँ पे लिखा भी है आपके पास, ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दैट इज हॉरिजॉन्टल है हमारे पास ये, और ये आपके पास वर्टिकल है। क्लियर है। थोड़ा सा आपको ये हाइलाइट्स करवाना था, जो मैंने अच्छे से आपको करवा दिया है। हमेशा याद रखना है कि वेब में ही आपका फेलियर आता है, ठीक है। अब जो बारीक आती है आपकी कि जब सर आपका जो ये कंप्रेशन फ्लैंज है ये किसको रजिस्टर करता है, ये आपके बेंडिंग मोमेंट को रजिस्टर करता है। और अगर हम बात करते हैं आपके वेब की, तो ये किसको रजिस्टर करता है, ये आपके शेयर फोर्स को रजिस्टर करता है। तो ये भी मैं यहाँ पर अगर लिख दूं कि वेब किसको रजिस्टर करता है सर, आपके शेयर फोर्स को रजिस्टर करता है, तो यहीं पे लिख देते हैं रजिस्ट किसको रजिस्टर करता है सर, आपका ये शेयर फोर्स को रजिस्टर करता है। अगर बात करता हूं आपकी कंप्रेशन फ्लैंज को, तो ये किसको रजिस्टर करता है सर, आपका ये सर रजिस्टर करता है हमारे बेंडिंग मोमेंट को, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे आपके टॉप फ्लैंज यानी कि एज ए कंप्रेशन फ्लैंज, तो किसके लिए डिजाइन किया जाएगा, आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाएगा। बट जब हम बात करेंगे आपके वेब की, तो किसके लिए डिजाइन किया जाएगा सर, आपके टू रजिस्ट शेयर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाएगा। क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ये टॉप फ्लैंज होता है और वेब होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम वेल्डिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, या कभी हम रिविट और बोल्ट का यूज भी करते हैं। मोस्टली अगर आप रेलवे ट्रैक में देखोगे तो वहां पे वेल्डिंग के प्रोसेस को एलिमिनेट किया जाता है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, आपका नट और बोल्ट का यूज किया जाता है। तो जो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड रहेगा, अब देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सपोज कीजिएगा मेरे पास कुछ साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है, यहाँ से मैंने इसको कुछ कनेक्ट किया है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से भी मान लेते हैं मैंने इसको कुछ कनेक्ट किया अपने प्लेट के साथ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। अब जो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है, ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है, टू रजिस्ट शेयर फोर्स बिटवीन फ्लैंज एंड वेब प्लेट, टू रजिस्ट दी शेयर फोर्स between फ्लैंज किस के बीच में, आपके फ्लैंज एंड वेब प्लेट के बीच में, वेब प्लेट के बीच में। तो ये सब आपके की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो फ्लैंज जो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किया जाता है। वेब किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर, शेयर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। आपका साइज ऑफ फिलेट वेल्ड किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर, आपका टू रजिस्ट द शेयर फोर्स बिटवीन फ्लैंज एंड वेब प्लेट, ठीक है। कि जो भी आपका शेयर फोर्स आ रहा होगा आपका, उसको रजिस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, आपके साइज ऑफ फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस करते हैं अपने, ठीक है। देखिएगा ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कब पूछा गया था सर, एसएससी जेईई 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि बेरिंग स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर्स आर प्रोवाइडेड, कि जो बेरिंग स्टिफनर्स होते हैं वो प्लेट गर्डर में कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिएगा, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, स्टिफनर बताया था। किसके बारे में बात कर रहे थे हम, स्टिफनर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे स्टिफनर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिफनर्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टिफनर्स करता है टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लिखिएगा टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, when section of depth is more, when section of depth is more than। क्लियर है। क्या होता है कि जब आपके वेब सेक्शन की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंडीशंस में उसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम किसका यूज करते हैं सर, वहां पे स्टिफनर्स का यूज करते हैं, पहला। और दूसरा क्या रहता है सर, दूसरा रहता है कि ये क्या करता है इसके साथ साथ, टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग, तो ये भी आप लिख सकते हैं, टू प्रिवेंट द
वेब बकलिंग को प्रिवेंट करता है। और नेक्स्ट क्या है सर आपके पास, नेक्स्ट है इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, वेब बकलिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका स्टीफनर्स का फंडा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम स्टीफनर्स की बात करते हैं तो स्टीफनर्स आज 2 टाइप्स, स्टीफनर्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई आपके पास, स्टीफनर्स आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं देखिएगा जरा। इनमें हम बात करते हैं, कुछ आपके पास कैसे होते हैं सर, वर्टिकल स्टीफनर्स होते हैं, वर्टिकल स्टीफनर्स होते हैं, और कुछ आपके पास हॉरिजेंटल स्टीफनर्स होते हैं, हॉरिजेंटल स्टीफनर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा मैं प्रोसीड करूंगा आगे यहाँ पर। अब जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल स्टीफनर्स होते हैं, पहले हम बात करते हैं आपके वर्टिकल स्टीफनर्स की। ठीक है, वर्टिकल स्टीफनर इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स स्टीफनर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसफर स्टीफनर्स भी बोला जाता है। ठीक है, पहला। और इसके अलावा सर इनको स्टेबिलिटी स्टीफनर भी नाम दिया गया है। इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है सर, आपके पास स्टेबिलिटी स्टीफनर्स भी नाम दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि स्टेबिलिटी स्टीफनर किसको बोलते हैं तो आपने बताना है वर्टिकल स्टीफनर्स को हम सर एज ए क्या बोला जाता है आपका, स्टेबिलिटी स्टीफनर्स भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। तो इसका जो फंक्शंस की बात अगर हम करते हैं, ये क्या करता है सर, टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। ठीक है, प्रिवेंट करता है आपकी वेब बकलिंग को। और इसके अलावा सर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ वर्टिकल स्टीफनर्स, टाइप्स ऑफ वर्टिकल स्टीफनर्स। कि कौन कौन सी टाइप्स होती है, इसमें सबसे पहला जो स्टीफनर्स की टाइप आती है आपके पास वो आती है एंड बेरिंग स्टीफनर्स। कौन सा आता है सर आपके पास, एंड बेरिंग स्टीफनर्स आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बी की तो दूसरा कौन सा आता है सर, इंटरमीडिएट स्टीफनर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तीसरा, तो तीसरा कौन सा आता है सर इसका आपके पास, लोड बेरिंग स्टीफनर्स, लोड बेरिंग स्टीफनर्स। लोड बेरिंग स्टीफनर्स को आप एज ए एंड बेरिंग स्टीफनर्स भी काउंट कर सकते हैं, बट एंड होते हैं कभी कभी वहां पे क्या आता है कि ऐसी जगह भी हो सकती है एंड बेरिंग की जहां पर आपका डायरेक्ट लोड नहीं आ रहा होगा, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहां पर डायरेक्ट लोड आ रहे होते हैं तो उसको हम लोड बेरिंग स्टीफनर्स में भी काउंट कर सकते हैं। तो लोड बेरिंग स्टीफनर्स हो गए आपके पास। ठीक है, अब हम इनकी लोकेशन देखना है कि सर ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं आपके एंड बेरिंग स्टीफनर्स, मैंने अभी आपको बताया, तो एंड बेरिंग स्टीफनर्स कहाँ होते हैं, आपके एंड पे होते हैं। ठीक है, यानी कि सपोर्ट पे होते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं सर एंड बेरिंग्स आपके एट सपोर्ट पे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपके इंटरमीडिएट स्टीफनर्स तो कहाँ पे होते हैं, आपके मिड स्पान, मिड पे होते हैं। अगर लोड बेरिंग स्टीफनर्स की बात करते हैं तो सर ये भी कहाँ होते हैं सर, आपके एट सपोर्ट पे होते हैं। क्लियर है, तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि बेरिंग स्टीफनर्स इन प्लेट गर्डर्स इज प्रोवाइडेड मिड स्पैन पे, नहीं मिड स्पैन पे तो सर इंटरमीडिएट स्टीफनर्स होते हैं, वो भी आपका वर्टिकल के टाइप। अगर हम बात करते हैं इक्वल इंटरवल, ये नहीं हो सकता, न्यूट्रल एक्सिस, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर आपके हॉरिजेंटल स्टीफनर्स की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, हॉरिजेंटल स्टीफनर की भी बात कर लेते हैं।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, इनको क्या बोल सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस बोल सकते हैं। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है कि सर इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज क्यों करते हैं हम भाई, इट इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ। ये क्या करता है सर, इट इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ। वेब बकलिंग स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकता है, इट शुड बी प्रोवाइडेड कंप्रेसिव साइड ऑफ द फ्लैंज, इट इज प्रोवाइडेड compressive side of the flange। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग मैंने बता दी है। जितने टाइप के स्टिफनर्स होते हैं उन सभी तरह के स्टिफनर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आपको विद डायग्राम मैंने ये आपको एक्सप्लेन भी करवा दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन ए प्लेट गर्डर द वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ, द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ बोले तो आपके पास D/TW आपके पास क्या हो, एक्सीड करे। कि जब देखिएगा अगर हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू 85 एप्सिलॉन हुआ तो वहां पे हम किसी भी तरह का क्या नहीं प्रोवाइड करते सर, तो ये क्या है सर आपका विदाउट अनस्टीफन है, विदाउट स्टीफनर है, ये लिख सकते हैं हम विदाउट स्टीफनर्स है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वहां पे किसी भी तरह का स्टीफनर्स हम प्रोवाइडेड नहीं करते हैं। नो स्टीफनर्स इज प्रोवाइडेड। स्टीफनर्स हम कब प्रोवाइडेड करते हैं, स्टीफनर्स हम तभी प्रोवाइड करते हैं कि जब D/TW आपके पास ग्रेटर देन 85 एप्सिलॉन हो तो हम क्या करेंगे सर, वहां पर स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड। वी हैव प्रोवाइडेड ट्रांसवर्स स्टीफनर्स, थोड़ा सा भी इसको बढ़ा दिया जाए तो वी हैव प्रोवाइडेड ट्रांसवर्स स्टीफनर्स। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ट्रांसवर्स स्टिफनेस को हम और किस किस नाम से जानते हैं सर, आप वर्टिकल स्टिफनेस भी बोल सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर्स भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर हम यहाँ पर, स्टेबिलिटी स्टिफनर्स भी बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी स्टिफनर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज तो क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछा है आपसे बात। ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है IS 800 2007 के मुताबिक। ठीक है, वैसे यहाँ पे IS 2007 के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये तो आपके पास ओल्ड कोड के मुताबिक है। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 1978 के मुताबिक। बट अगर हम बात करते हैं आपके किसके, ओल्ड कोड के मुताबिक, न्यू कोड के मुताबिक, IS 800 2007 के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि D/TW अगर हमारे पास क्या हो, लेस देन इक्वल टू 67 एप्सिलॉन हो तो वहां पे हम क्या करेंगे सर, किसी भी तरह का स्टिफनर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये क्या है सर आपका विदाउट स्टिफनर है। जो आपका सर यहाँ पर जो प्लेट गर्डर है, जो आपका सर प्लेट गर्डर है उसको डिजाइन किया जाएगा एज ए बीम की तरह डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या रहता है सर आपका विदाउट स्टिफनर रहता है। क्या रहता है, विदाउट स्टिफनर्स रहता है। ठीक है, और बट यहाँ पे जो आपका सेक्शन होता है वो कैसा होता है सर, आपके पास अनइकोनॉमिकल बनता है, अनइकोनॉमिकल बनता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अगर आप याद रख सकते हो तो रख ही सकते हो। तो कोड ने जो ये बोला है D/TW को उसने क्या बोला है सर आपका K बोला है, तो K को इंडिकेट किया है उसने। क्लियर है, इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देख सकते हैं। क्लियर है, ये तो याद हो गया। और अगर सर हमारे पास D/TW क्या हो सर, लेस देन 200 हो और आपके पास लेस देन मतलब किसके बीच में हो सर, ये 67 और 200 के बीच में हो।
तो ये भी उसने बोला था, तो वहां पे हम सर क्या करेंगे। और दूसरा केस उन्होंने क्या बोला कि अगर के की वैल्यू अप टू 250 तक हो, अगर सर यहाँ पे ये मैं लगा सकता हूँ 250 तक बोले तो 200 इज लेस देन डी बाई टी डब्ल्यू आपके पास 250 तक हो, ठीक है। तो इस केस में भी उसने बोला है, ठीक है। और नेक्स्ट केस उसने क्या बोला था सर, अगर आपके पास के की वैल्यू अगर डी बाई टी डब्ल्यू आपके पास क्या हो, शुड नॉट बी मोर देन 350, 350 से ज्यादा नहीं हो, तो उस कंडीशंस में भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये भी आपको सारी वैल्यूज इसको याद अच्छे से रखनी है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे जो उसने ये बोला है, ये सब ये डी बाई टी को उसने क्या रिप्रेजेंट किया है, के रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको इसने क्या रिप्रेजेंट किया सर, के रिप्रेजेंट किया। शुड नॉट बी मोर देन, अगर आपके पास क्लियर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब अगर 350 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा सर, उस कंडीशंस में हमें अवॉइड करना पड़ेगा आपका कंप्रेशन फ्लैंज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या प्रोवाइड करेंगे सर, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस प्रोवाइडेड, ठीक है। ये देखिएगा आप, ठीक है। बट जब आपके पास 67 और 200 के बीच में हो, तो वहां पे क्या होगा सर आपको, तो उस कंडीशंस में हमारे पास प्लेट गर्डर जो होगा वो आपका विदाउट वर्टिकल स्टिफनर्स होगा क्या, यस सर, प्लेट गर्डर आपका विदाउट वर्टिकल स्टिफनर्स होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि के रिप्रेजेंट की फॉर्म में लिखा है। और एक आपके पास ये भी होगा कि अगर डी बाई टी डब्ल्यू अगर मोर देन आपके पास 250 होगा, तो उस कंडीशन में ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स प्रोवाइडेड, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स प्रोवाइडेड। और अगर सर आपके पास के की वैल्यू 350 से एक्सीड कर जाए, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, अवॉइड द कंप्रेशन फ्लैंज रिक्वायरमेंट, तो अवॉइड द कंप्रेशन फ्लैंज रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने बताया आपको, ये किसके फॉर्म में बताया सर, के की फॉर्म में बताया है। ये नया कोडल प्रोविजन है, ठीक है, ये मत सोचना। हालांकि इससे रिलेटेड मैं आपको एक और नया कोडल प्रोविजन बताऊंगा, पुराना ये आपका ओल्ड है ये दो, और जो आपका ये है ये न्यू लेटेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसने डी बाई टी डब्ल्यू को किससे इंडिकेट किया सर, के की। अगर आपके पास के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 67 एप्सिलॉन हुआ, तो वहां पे प्लेट गर्डर जो होगा उसको हम ऐसे ऑर्डिनरी बीम की तरह डिजाइन करेंगे। बट यहाँ पर ये कैसा होगा सर, आपके पास विदाउट स्टिफनर होगा। जब विदाउट स्टिफनर होगा तो सेक्शन आपके पास क्या रहेगा, अनइकोनॉमिकल रहेगा। उसी तरह से अगर के की वैल्यू आपके पास सर 67 और 200 के बीच में रही, तो वहां पे जो प्लेट गर्डर रहेगा वो आपका विदाउट वर्टिकल स्टिफनर्स रहेगा। हालांकि वहां पे स्टिफनर्स हो सकते हैं, बट वहां पे वर्टिकल नहीं हो सकते। क्लियर है? उसी तरह से अगर सर आपका 200 और 250 के बीच में हुआ, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमें लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे। अगर सर के की वैल्यू आपके पास शुड नॉट बी मोर देन 350 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में आपको जो भी आपके पास कंप्रेशन फ्लैंज रिक्वायरमेंट है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और अगर आपके पास के की वैल्यू, अगेन के की वैल्यू सर मोर देन 250 हो, तो उस कंडीशंस में आप आल्सो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो आपसे तो सिर्फ यही पूछा था इससे रिलेटेड, तो आपका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर 85 होगा। 50 तो नहीं हो सकता, 65 हो नहीं सकता, 85 और 75 बचता, तो आपका 85 जो आपके ओल्ड कोड के मुताबिक है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आपके पास रूट ऑफ 250 बाई एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ आप ले सकते हैं माइल्ड स्टील के लिए 250 और HYST के लिए 415 और 500 ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील इन स्लैब बेस। देखिएगा ये मैंने आपको पहले भी बताया था परमिसिबल वैल्यू का क्वेश्चंस, ठीक है। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील बेस, स्टील स्लैब बेस,
वो क्या हो जाएगा आपके पास सर, हो जाएगा 0.75 FY हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं सर यहाँ पे FY की, तो FY दिखेगा मेंशन नहीं है, तो आप एज ए क्या लेंगे सर, 250 लेंगे, तो 250 न्यूटन पर mm² लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील बेस ये क्या हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 250 हो जाएगा। क्लियर है? इसको जरा कैलकुलेट कीजिएगा कितना आता है आपके पास। तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 250 कितना आता है सर, 187। तो 187.5 न्यूटन पर mm²। अब न्यूटन को मैं केजी बनाऊंगा और mm को सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा सर मेरे पास 1875 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? तो आज मेरे से न्यूटन में नहीं बोला, उन्होंने केजी में बोला है, तो 1875 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1500 हो नहीं सकता सर, 1900 हो नहीं सकता, 1300 हो नहीं सकता, तो इसको मैं अप्रॉक्स किसके ले लेगा सर, इसको ले लेंगे हम 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 4 में से आपको कोई ना कोई तो टिक करना ही पड़ेगा। तो टिक कौन सा हो गया सर आपके पास यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए वेब प्लेट इज कॉल्ड अनस्टिफनेस। एक वेब प्लेट अनस्टिफनेस कब कहलाती है, तभी कहलाएगी जब मेरे पास डेप्थ ऑफ दी वेब टू द थिकनेस ऑफ द वेब लेस देन इक्वल टू 85 एप्सिलॉन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा सर आपका विदाउट स्टिफनर होगा। विदाउट क्या होगा आपके पास, स्टिफनर्स होगा। और जब विदाउट स्टिफनर्स होगा तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, आपका अनस्टिफन्ड बोल सकता हूं, अनस्टिफन्ड बोल सकता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। स्टीफन कब होगा सर आपके पास, जब सर आपके पास D/TW इज मोर देन 85 एप्सिलॉन हो, तो क्या होगा सर आपके पास विद स्टीफनर्स होगा। ठीक है, बिल्कुल सही सर। यही 2 कंडीशंस आपको पहले से मैंने बता दी थी, बिल्कुल सही। आगे आएगी तब भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 35 हो नहीं सकता, 60 हो नहीं सकता, 50 हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या आ गया सर यहाँ पर 85 आपका क्लियर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, द आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैट शुड बी। ये भी इजी क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिएगा यहाँ पर, या आप ऐसा कर लेते हैं, हम इसका थोड़ा सा आपके पास मैं आगे भी बता देता हूँ। 2 तो आपके क्राइटेरिया हो गए हैं। पहला क्राइटेरिया आपने यहाँ पे कर लिया है, दूसरा क्राइटेरिया हो गया है। अब तीसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं, पुराने कोड के मुताबिक देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर तीसरा है सर 200 और 250 के बीच में हो, तो 200 लेस देन D/TW और आपके पास लेस देन 250 हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा सर, वर्टिकल स्टिफनर्स। वर्टिकल स्टिफनर्स तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड था। देखिएगा जब आपके पास क्या था सर, एक तो ये आ गया ना मेरे पास, एक थर्ड यहाँ पे बना देता हूँ, थर्ड में यहाँ पे बना देता हूँ कि अगर सर आपके पास क्या हो 85 इज लेस देन D/TW हो, ठीक है, और आपके पास किसके बीच में, 200 के बीच में, 200 के बीच में, तो इस कंडीशंस में क्या होगा सर आपके पास वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड होगा। तो आपके पास क्या होगा सर, वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड होगा। क्लियर हुआ आपके पास? अब देखिएगा यहां पे मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये है कुछ मेरे पास इस तरह का सेक्शंस, और ये है कुछ मेरे पास इस तरह का सेक्शंस, और यहाँ पर ये है कुछ इस तरह का। भाई थोड़ा सा इसको भाई इसके पास में बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पे ये सपोर्ट डाल देते हैं, सपोज कीजिएगा सपोर्ट होंगे कुछ इस तरह से, ये भी सपोर्ट होगा कुछ इस तरह से, और ये भी होगा। ठीक है,
मान लेते हैं आपके पास कुछ मैंने आई सेक्शंस बनाया है। सबसे पहले तो क्या था कि जब आपके पास डेप्थ ऑफ द वेब टू द थिकनेस ऑफ द वेब लेस देन इक्वल टू 85 हो तो आपका विदाउट स्टिफनर है। अगर आपके पास मोर देन है तो वहां पे स्टिफनर होना चाहिए। अगर सर 85 से 200 के बीच में है आपका D/TW का रेशो, तो वहां पे हम वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं सर, आपके वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास सर, ये मेरे पास वर्टिकल स्टिफनर्स है। ये हो गए मेरे पास कुछ, ये हो गए, ये क्या आ गया सर आपके पास वर्टिकल स्टिफनर्स आ गए। तो इनको मैं ए नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं मैं वर्टिकल स्टिफनर्स को? ए नाम दे देता हूं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर सर आपके पास 85 और 200 के बीच में है, ठीक है, अगर 85 और 200 के बीच में है तो आपको वर्टिकल स्टिफनर्स तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है। तीसरा देखते हैं कि जब सर 200 और 250 के बीच में हो D/T का रेशो, तो उस कंडीशंस में क्या करना पड़ेगा, आपको वर्टिकल स्टिफनेस तो पहले ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो उसको मैं ए लिख दूंगा, प्लस साथ में आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, साथ में सर आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड। तो मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स इज प्रोवाइडेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इस वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। 0.2 डी फ्रॉम दी कहां से आपका, फ्रॉम दी कंप्रेशन साइड, 2D डिस्टेंस फ्रॉम दी कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड से। तो ये आपको देखते हैं कि यहां पर मेरे पास ये आई सेक्शन था कुछ इस तरह से, ये आई सेक्शन मान लेते हैं। कैसा था भाई आपके पास ये आई सेक्शन? अरे भाई क्या हो रहा है, ये आई सेक्शन था कुछ आपके पास, ये आपके पास कंप्रेशन साइड थी कुछ, यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, कुछ ये था आपके पास। तो इसके कितने डिस्टेंस पे, 0.2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ 0.2 डी डिस्टेंस पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे सर, आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या दिखा देते हैं आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हम इससे प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करवा दिया हमने, 0.2 मीटर डिस्टेंस पे आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो इनको क्या नाम दे देते हैं सर, हम यहाँ पर बी नाम दे देते हैं। क्लियर है, इतना हो गया है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को हमने क्या नाम दे दिया है सर, बी नाम दे दिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा कि सर 250 और 400 के बीच में हो, D/TW अगर आपके पास इसके बीच में हो, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्टिकल स्टिफनेस तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ए, प्लस साथ में आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा 0.2 डिस्टेंस, जिसको मैं बी लिख देता हूं, प्लस साथ में आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक और हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइडेड, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइडेड करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड at the distance of neutral axis, at the distance 0.5 d at neutral axis। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस देख लेते हैं। ये मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस हो गया है, तो इसके डिस्टेंस पे हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.5 d डिस्टेंस पे हम एक और कंप्रेशन फ्लैंज प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे देता हूं मैं, ये भी मेरे पास क्या है, कंप्रेशन है, ये बी है, इसको मैं बी डैश नाम दे देता हूं। क्लियर है, तो यही है। नेक्स्ट रहता है आपके पास तीसरा, चौथा, फोर्थ क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया, कि अगर सर मेरे पास D/TW इज मोर देन, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास सेक्शन होगा, सेक्शन शुड बी रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहा, पहला बोला हमने कि कब हमें स्टिफनर रिक्वायर्ड होगा, जब आपके पास D/TW का इज मोर देन 85 होगा। जब हमने देखा कि सर D/TW एप्सिलॉन भी आप लगा सकते हैं साथ में,
ठीक है, एप्सिलॉन भी आप लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास 1 ही आएगी, ऑलमोस्ट 1 ऐसी आई, मैंने 250 माना है तो अभी मैं यहाँ पे आइडियल मानता हूँ कि अगर आपके पास 85 और 200 के बीच में हुआ D/TW का रेशो तो वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना होगा, जिसको मैंने नाम दिया आपके पास AA- वर्टिकल स्टिफनर। नेक्स्ट कंडीशन की अगर सर 200 और 250 के बीच में है तो आपको वर्टिकल स्टिफनर तो प्रोवाइड करना ही करना है, साथ में आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स भी प्रोवाइड करना है एट ए डिस्टेंस 0.2 डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन साइड के 0.2 डी डिस्टेंस पर। क्लियर है? उसके बाद आता है नेक्स्ट कि ये तो आपके पास 4 था, नेक्स्ट आता है आपके पास 5th कि अगर 250 और 400 के बीच में हो, अगर 250 और 400 के बीच में हो तो वर्टिकल स्टिफनेस तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, बट तीसरा क्या रहेगा, आपका एक और हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस 0.5 डी एट ए न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन साइड तक के डिस्टेंस तक। क्लियर है? और नेक्स्ट रहता है आपके पास कि अगर सर आपके पास क्या हो, मोर देन 400 हो जाए, 400 और 400 के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हमें पूरा सेक्शन क्या करना पड़ेगा सर, आपको दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, द आउटस्टैंडिंग ऑफ वेब स्टिफनर्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस फ्लैट शुड बी, क्या होगा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपकी आउटस्टैंड ऑफ वेब स्टिफनर्स की बात की जा रही है। तो देखिएगा, आउटस्टैंड ऑफ वेब थिकनेस, इसके भी दो क्राइटेरिया है आपके पास, दो के लिए देखना हमने, एक तो एंगल सेक्शंस के लिए देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम किसके लिए देखेंगे, एंगल सेक्शंस के लिए देखेंगे, और दूसरा हम किसके लिए देखेंगे सर, दूसरा हम फ्लैट के लिए देखेंगे, दूसरा हम किसके लिए देखेंगे आपका, फॉर फ्लैट सेक्शंस के लिए देखेंगे, फॉर फ्लैट सेक्शंस के लिए देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं एंगल सेक्शंस के लिए, तो एंगल सेक्शन के लिए किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास, ये आप सभी जानते हैं। क्लियर है? तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, 256 टाइम t इज आपके पास मोर देन fy, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 256 t क्या होगी आपके पास, एंगल सेक्शन की थिकनेस होगी, fy क्या होगा आपके पास, यील्ड स्ट्रेस, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 256 t बाई रूट fy। बट जब हम फ्लैट स्लैब के लिए बात करता है तो शुड नॉट बी मोर देन, आप यहाँ पे लिखिएगा शुड नॉट बी मोर देन 16 टाइम t, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्लैट के लिए देखना था हमें पास 16 या 12 टी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो ये भी आपका क्वेश्चन ओके हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस आर नीडेड इन ए प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन की बात कर रहा है वो। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस आपका तभी रिक्वायर्ड होगा जब D/TW आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, इज रूट ऑफ 250/fy है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं fy कितना मानूंगा सर, fy आप मान सकते हैं 250 मान सकते हैं। तो इसको जब मैं करूंगा एप्सिलॉन को, तो ये क्या हो जाएगा सर आपके पास 250/250 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया सर आपका 1 आ गया। क्लियर है? तो जब यहाँ पे 1 आ गया आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास D/TW, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 200। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या करेंगे सर, आपका इंटरमीडिएट स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड। तो हम लिख सकते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया सर आपका डेप्थ बी, ठीक है, डेप्थ बाई 200। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है कि बेरिंग स्टिफनेस आर डिजाइन। बेरिंग स्टिफनेस को हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, एज ए कॉलम डिजाइन करते हैं। क्लियर है? मैं आपको दिखा भी देता हूं फिर से एक डायग्राम बनाकर कि सर ये आपके पास एक आई सेक्शन था कुछ इस तरह से। आई सेक्शंस के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सर, एक आपका कंप्रेशन फ्लैंज होता है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं सर, यहाँ पे ये कंप्रेशन फ्लैंज हो गया है, ठीक है। और क्या होता है आपके पास सर, ये वेब होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, टेंशन फ्लैंज होता है, टेंशन फ्लैंज होता है। क्लियर है? बिल्कुल सही।
अगर आप इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहो तो कुछ इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया कुछ इस तरह से। अब इसको दो एक्सिस में अगर डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर, हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया है। न्यूट्रल एक्सिस के अबव सर आपका कंप्रेशन लाई करता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंशन लाई करता है। तो ये अगर हम बात करते हैं सर, ये क्या आ गया सर, आपका कंप्रेशन आ गया है। ठीक है, ये दिस साइड इज कंप्रेशन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं निचले वाली साइड की, तो ये वाली साइड कौन सी होगी सर आपके पास, ये टेंशन होगी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी वेब की डेप्थ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आने के चांसेस होने शुरू हो जाते हैं सर, बकलिंग होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिएगा यहाँ पे कुछ लोड आ रहा होगा। ठीक है, इस कंडीशंस पे नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखा लेता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोड एक्ट कर रहा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका लोड एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो हम स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे उस स्टिफनर्स को क्या नाम देंगे सर, हम एंड बेरिंग स्टिफनर्स। तो ये हो गया आपके पास कुछ इस तरह से। ये जो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल लोड के नीचे, ये कौन सी होगी सर, एंड बेरिंग स्टिफनर्स। एंड बेरिंग स्टिफनर्स के बाद कुछ हम इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड करेंगे। नीचे तक डालो ना भैया आप, यहाँ पर ये एंड बेरिंग स्टिफनर्स होगी है, ये आपके पास इंटरमीडिएट स्टिफनर्स होगी है, ये आपके पास सर सपोर्ट पे स्टिफनर्स प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है, तो ये होगी सर मेरे पास एंड बेरिंग स्टिफनर्स। तो एंड बेरिंग स्टिफनर्स कहाँ प्रोवाइड की जाती है सर, ये भी सपोर्ट पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, लोड बेरिंग स्टिफनर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इनको, लोड बेरिंग स्टिफनर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको एंड बेरिंग भी बोल सकते हैं और आप ये लोड बेरिंग भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपका एंड हो गया है, और ये आपके पास कौन सी हुई सर, दैट इज इंटरमीडिएट हुई है। ठीक है, और इंटरमीडिएट कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, आपके मिड पे प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब यहाँ पे इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, देखिएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि पर्पस ऑफ स्टिफनर्स इन प्लेट गर्डर, क्या क्या पर्पस है मैंने अभी बताया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टिफनर्स, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं आपके स्टिफनर्स की, ठीक है, तो स्टिफनर्स का पहला फंक्शंस क्या था, मैंने आपको बताया था, टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख लीजिएगा टू प्रिवेंट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट व्हेन सेक्शन ऑफ डेप्थ इज मोर, व्हेन सेक्शन ऑफ डेप्थ इज मोर। ठीक है, पहला मैंने ये बताया था, दूसरा क्या बताया था सर मैंने पास, और बताया था मैंने टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग, टू प्रिवेंट द वेब बकलिंग। और क्या बताया था सर आपने, इंक्रीज द वेब बकलिंग स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज वेब बकलिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, बिल्कुल ट्रू है सर, ये भी ट्रू है। दूसरा बोलता है रिड्यूस द शेयर स्ट्रेसेस, नहीं, ये किसी भी प्रकार की शेयर स्ट्रेसेस को रिड्यूस नहीं करता है। टेक केयर ऑफ बेरिंग स्ट्रेसेस, नहीं सर। इंक्रीज द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गर्डर, नहीं, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गर्डर को नहीं, ये इंक्रीज करता है वेब बकलिंग स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर आपका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लेंज प्लेट, कि आपके पास दो फ्लेंज प्लेट दे दी गई है, तो बनाइएगा। दो फ्लेंज प्लेट है आपके पास, एक फ्लेंज प्लेट और दूसरी फ्लेंज प्लेट। ठीक है, और यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ इसके साथ ये आई सेक्शंस कुछ इसी तरह से हैं, ये आप ऐसे बना दीजिएगा। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है कि आपके पास जो टू फ्लेंज प्लेट है वो 350 mm इंटू 1650 mm है। अगर मैं इनके साइज की बात करता हूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 350 mm होगी यहाँ पर।
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेप्थ की तो ये कितनी होगी सर आपके पास 16 mm हो गई है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो गया सर आपके पास, सर ये हो गया मेरे पास दैट इज 1000 mm हो गया है, तो इसको मैं 1000 mm लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास वेब थिकनेस कितनी हो गई है सर, ये मेरे पास 6 mm हो गई है, ठीक है। 2 है तो ये आपके पास कितना हो गया सर, ये आपके पास 350 mm हो गया है, ठीक है। और ये कितना हो गया सर मेरे पास, ये आपके पास 16 mm हो गया है। कुछ इसी तरह से डायग्राम बना आपके पास, यस सर इसी तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है वो कि 6 mm रिक्वायर्स नो स्टिफनेस, तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, D/TW का रेशो देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास D/TW क्या हुआ सर लेस देन इक्वल टू 85 हुआ, 85 एप्सिलॉन हुआ, ठीक है। तो मैं एप्सिलॉन के लिए क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, रूट ऑफ 250/250 Fy कर सकता हूँ। तो सपोज कीजिएगा मेरे पास यहाँ पे Fy कितना है सर, मैं यहाँ पे 250 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 250/250, क्लियर है। अब आपके पास √1 आ जाएगा, और √1 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है भाई, √1 आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया है। तो आप लिख सकते हैं कि जब आपके पास लेस देन है तो वहाँ पे सर नो स्टिफनर्स रिक्वायर्ड, नो स्टिफनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टिफनर्स नहीं है। बट अगर सर हमारे पास D/TW क्या हुआ सर, मोर देन 85 हुआ, तो उस कंडीशंस में तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर D कितना है सर आपके पास, डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ है सर मेरे पास यहाँ पर 1000 mm है, ठीक है। 1000 mm है, बिल्कुल सर। डेप्थ भी किसका देखना है, वेब का देखना है, और थिकनेस भी वेब का देखना है। तो ये हो गया 1000, थिकनेस ऑफ वेब कितना है सर आपके पास 6 mm है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा सर, ये 166.67 समथिंग आ गया है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्राइटेरिया है किस किस के बीच में है सर, ये 85 और 200 के बीच में है, बिल्कुल सही। तो आप जानते हैं कि सर D/TW अगर हमारे पास 85 और आपके पास 200 के बीच में है, तो उसके बीच में हो तो आपके पास क्या कंडीशंस होगी, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ता था सर आपको, तो सर आपको वहां पे वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ता था। क्या प्रोवाइड करना पड़ता था सर, वहां पर वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ता था। और वर्टिकल स्टिफनेस का भी हमें कौन सा टाइप प्रोवाइड करना पड़ता था सर, आपको इंटरमीडिएट स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ता था, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस वहां पर प्रोवाइड करना था। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, यहाँ पे हमने देखा था, कहां देखा था भाई, यहाँ पे कि अगर सर आपके पास किसके बीच में हो 80 वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वर्टिकल का भी कौन सा सर आपके पास, मैं लिख देता हूं इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यही है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास, वो क्या हो गया सर आपके पास, दैट योर आंसर इज सी, वर्टिकल इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। देखिएगा यहाँ पे नो स्टिफनर्स का क्राइटेरिया तो हो ही नहीं सकता, वर्टिकल स्टिफनर्स होगा, बट वर्टिकल स्टिफनर्स का भी कौन सा सर, इंटरमीडिएट हम प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा नहीं सर। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लैंज स्प्लाइसेस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू, एक आपके पास फ्लैंज स्प्लाइसेस होता है, और दूसरा क्या होता है सर हमारे पास यहाँ पर एक वेब स्प्लाइसेस होता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे स्प्लाइसेस की बात करता हूँ, तो स्प्लाइसेस में हमारे पास एक वेब स्प्लाइसेस की बात की जाती है, ठीक है, और एक हमारे पास फ्लैंज स्प्लाइसेस की बात की जाती है, ठीक है। जब मैं वेब स्प्लाइसेस की बात करता हूं तो वेब स्प्लाइसेस टू रजिस्ट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो आप लिख सकते हैं टू रजिस्ट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बट जब हम बात करते हैं आपके फ्लैंज स्प्लाइसेस की, तो फ्लैंज स्प्लाइस टू रजिस्ट ओनली एक्सियल फोर्स, टू रजिस्ट ओनली एक्सियल फोर्स,
ठीक है, ये एक्सियल फोर्स को रजिस्ट कर पाता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्सियल फोर्स ओनली, यस सर। अगर मैं बात करता हूँ आपका बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल, ये भी नहीं हो सकता। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के हम वेब स्प्लाइसिस का यूज करते हैं, वेब स्प्लाइसिस का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो गया है सर? यहाँ पर आपका आंसर ए हो गया है, क्योंकि उसने फ्लैंज स्प्लाइसिस पूछा है और फ्लैंज स्प्लाइसिस सिर्फ रजिस्ट करती है आपका ओनली एक्सियल फोर्स। क्लियर है? अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस में आपके पास कुछ डाटा दिया गया है, आप इन सारे स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और फिर आपको इसका आंसर पुट अप करना है। हालांकि उसने स्टेटमेंट नहीं दिए कि कौन कौन से आपके ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। 1 2 3 4, 1 सही होगा, 2 सही होगा, हालांकि बुक में लिखा होगा शायद कुछ ए लिखा था, यहाँ पे बी लिखा था, यहाँ पे सी लिखा था और यहाँ पे डी लिखा था। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको बता दिया था यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि जब आपके पास 400 से कम हो, ठीक है, और आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली इन्होंने 250/fy ले लिया। तो देखिएगा पहला क्राइटेरिया मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर सर d/tw, आपके डेप्थ भी किसका होगा सर? वेब का ही होगा। अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू 85 हुआ तो उस कंडीशन में नो स्टिफनर्स, कोई भी स्टिफनर्स आपको प्रोवाइडेड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड क्राइटेरिया कि सर अगर d/tw आपके पास क्या हो सर? मोर देन 85 हो, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टिफनर्स क्या करना पड़ेगा सर? प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। कुछ यही क्राइटेरिया बताया था। थर्ड क्राइटेरिया क्या बताया था कि अगर सर आपके पास 85 और 200 के बीच में हो, ठीक है, अगर सर d/tw आपके पास किसके बीच में हो? 85 और आपके पास 200 के बीच में हो, तो वहां पे हमें किसका यूज करना पड़ता है सर? वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज करना पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं सर वर्टिकल स्टिफनर्स। और वर्टिकल स्टिफनर्स में भी कौन सा सर? इंटरमीडिएट स्टिफनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया कि सर अगर आपका 200 और किसके बीच में हो सर? आपका 250 के बीच में हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? अब देखिएगा यहाँ पे मैं वर्टिकल स्टिफनर्स की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं एज ए ले लेता हूं। तो आपको सर वर्टिकल स्टिफनर्स तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा एज ए इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर, प्लस साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ठीक है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस 0.2d फ्रॉम दी कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन फ्लैंज साइड। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कंप्रेशन फ्लैंज साइड से प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो मेरे पास ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स है, इसको मैं नाम दे देता हूं आपके पास बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है सर, ये तो आपके पास फोर्थ क्राइटेरिया है। फिफ्थ क्राइटेरिया देखते हैं कि सर अगर हमारे पास 250 और 400 के बीच में हो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, आपको वर्टिकल स्टिफनर्स तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये बी स्टिफनर्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, साथ में आपको सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा at a distance 0.5d from the neutral axis। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और अगर नेक्स्ट था सर अगर हमारे पास डेप्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ वेब एक्सीड कर जाए सर 400 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो उस कंडीशंस में क्या करना होगा? आपको सेक्शंस को रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं आज आपके पास लेस देन इक्वल टू का क्राइटेरिया है। अब लेस देन इक्वल टू का है तो पहला दिखेगा कि एंड बेरिंग स्टिफनेस इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस एट 0.2d फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लैंज एट द न्यूट्रल एक्सिस इज नीडेड। बिल्कुल सही है, यहाँ पे कहा है कि मुझे एक तो वर्टिकल स्टिफनेस भी चाहिए और हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस भी चाहिए
2d डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लैंज साइड। ये कब? जब आपके पास क्या हो सर, d/tw का रेशो, d/tw का रेशो आपके पास किसके बीच में हो सर, 200 और 250 के बीच में हो। क्लियर है? ये है। नेक्स्ट बी देखते हैं कि एंड बेरिंग स्टिफनेस एंड इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस एट 0.2d फ्रॉम द कंप्रेशन साइड आर नीडेड। देखिएगा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस नीडेड नहीं होगा भाई, ठीक है, इसलिए गलत हो गया हो। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस नीडेड कब होगा? न्यूट्रल एक्सिस नीडेड आपका तब होगा जब आप सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, और सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस कब प्रोवाइड किया जाएगा? जब 250 से 400 के बीच में होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बी ऑप्शंस की, तो बी ऑप्शंस आपके पास कब है वैलिड? देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने पूरे स्टेटमेंट पढ़ के बताऊं। अगर मैं बी स्टेटमेंट की बात करता हूँ, इसका कब नीड पड़ेगी सर हमें? इसकी तभी पड़ेगी जब हमारे पास d/tw किस किस के बीच में हो सर, 200 और 250 के बीच में हो। क्लियर है? अगर पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट की नीड कब पड़ेगी? जब सर d/tw आपके पास 250 और 400 के बीच में हो, तभी आपको नीड पड़ेगी। ठीक है, तो आज तो आपको लेस देन इक्वल टू 400 बोला है, तो आपके नियर अबाउट कौन सा है? पहला है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या चल रहा है अभी? आपका सही चल रहा है। बट अगर हम थर्ड भी देख लेते हैं कि ओनली एंड बेरिंग स्टिफनर्स आर नीडेड, नहीं, ऐसा तो नहीं है। एंड बेरिंग स्टिफनर्स किसकी टाइप है आपके पास? ऐसे वर्टिकल स्टिफनर्स की टाइप है, तो ये भी नहीं हो सकता है सर। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर्स आर नीडेड इन एडिशन द एंड ऑफ। देखिएगा, इंटरमीडिएट स्टिफनेस तो आपको कब प्रोवाइड की जाती है? जब 85 और 200 के बीच में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ सर आपका? ए इसका राइट आंसर हुआ। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर प्लेट गर्डर से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसके बेसिक पॉइंट तक कवर किया है। आप भी इन क्वेश्चन को इसी वे में कवर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में इंडस्ट्रियल रूफ के बारे में। इंडस्ट्रियल रूफ के रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कवर किया जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आपको नए सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।